हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में जो है एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो अपनी इस वीडियो में हमेशा की तरह हम क्विकली डिस्कस करेंगे जो भी एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के से रिलेटेड करंट इवेंट्स हुए हैं, जो भी चेंजेस हुए हैं या फिर क्या नई चीज़ें रिलीज़ हुई हैं, वो सारी चीज़ें एक बार देखेंगे और क्विकली इस सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे बिकॉज वी आर कमिटेड टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। तो बहुत ज़्यादा लंबा ये सेशन नहीं रखेंगे, क्विकली डिस्कस करेंगे और टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर करंट अफेयर अक्टूबर मंथ 2023 के लिए। अक्टूबर का मंथ इंपॉर्टेंट था एग्जाम वाइज भी और करंट अफेयर वाइज भी और कुछ डेटा वाइज भी। आगे आने वाले एग्जामिनेशन में जो डेटा यहाँ डिस्कस किया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो यहाँ पे की इमेज थी, इमेज चल रही आई नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अक्टूबर 4 को ही वर्ल्ड एनिमल डे सेलिब्रेट किया गया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड भी होगा। और इस बार जो वर्ल्ड एनिमल डे है उसमें कुछ ऐसे प्राइज दिए गए जो क्वेश्चन आपको कहीं पे दिख सकता है। आगे आने वाली पार्ट में हम उसको डिस्कस करेंगे। 2 अक्टूबर आप सभी को पता है गांधी जयंती हमने सेलिब्रेट की, फादर ऑफ आवर नेशन, और उसके साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की बर्थ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की गई है। अगर हम एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की बात करें, जो दोनों ही पर्सनैलिटीज़ थी उनका बहुत बड़ा योगदान है। आप सभी को पता है स्वराज की बात जो आगे मैनिफेस्ट हुई पंचायती राज में, हम बेसिकली कह सकते हैं तो गांधी जी का वो बेसिकली विजन था। साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की अगर हम बात करेंगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन में इनका बहुत बड़ा योगदान था। जय जवान जय किसान हर कोई समझता है। छोटी सी कहानी है उनकी अपनी, मतलब कहानी भी नहीं, मतलब उनका अपना लाइफ इंस्टेंस है। जब इतनी हमारी बुरी हालत हो गई थी कि हमारे पास, हमारे कहने का मतलब इंडिया के पास बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन नहीं थे और हमें उस समय डिपेंडेंट रहना पड़ता था अमेरिका के वो लाल गेहूं के दाने पे। एंड अमेरिका का इंडिया के साथ उस समय इतना अच्छा नहीं था और वो ना ही बहुत जल्दी प्रोवाइड करता था। एंड आपको पता है जब कोई भी चीज़ इंपोर्ट की जाती है तो उसका प्राइस पे करना पड़ता है। साथ ही साथ इंडिया की कंडीशन उस समय अच्छी इसलिए नहीं थी क्योंकि वॉर फ्रंट पे चाइना वॉर, इंडो पाक वॉर से भी जूझना पड़ा था। तो शास्त्री जी ने अपने घर के, ये कहानियाँ, ये चीज़ आपको शायद पता भी होगी, शास्त्री जी ने अपने घर में खुद से हल लगा के एक तो फसल उगाई थी और उसके साथ साथ उन्होंने सबसे पहले एक रात खुद और अपने पूरे परिवार को खाना ना खाने के लिए कहा, ताकि वो ये देख सकें कि अगर वो रह सकते हैं तो वो देश वालों को, देशवासियों को भी बोल सकते हैं। और उसके बाद जो फास्ट वाली चीज़ थी वो शुरू की गई। कहने का मतलब है विषम परिस्थितियों में भी जहाँ पूरा देश एक परिवार के रूप में चल सकता है वो केवल इंडिया में ही हो सकता है। और इसके लिए बहुत बड़ा योगदान शास्त्री जी का है। और हम जब भी बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन में तो उसको सक्सेसफुल बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अदरवाइज़ आप समझ सकते हैं कि नॉर्मन ई बोरलॉग साहब को इंडिया में ही क्यों मिला, क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज़ थी, बस कंडीशन फेवरेबल सारी हमारे पास मिली, केवल क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं, बाकी पॉलिटिकल और जो हम कहते हैं ना एक्सेप्टेंस किसी नई चीज़ के लिए, तो वो यहीं इंडिया में मिली। तो ये थी बात ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम की। और ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई 1962 से 1965-66 की तरफ थी, हालांकि बीच में वो नहीं रहे। 7 अक्टूबर को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड कॉटन डे। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है। 15 अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर रूरल विमेन, और इंडिया में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया गया। बहुत सारे स्टूडेंट ने नाबार्ड का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इस डेट में दिया होगा। थीम थी वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। ओके, देन उसके बाद वर्ल्ड हैबिटेट डे 1 मंडे ऑफ अक्टूबर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे थे जो हमने अक्टूबर में सेलिब्रेट किए। ओवरऑल आप देखेंगे तो 16 अक्टूबर आपको याद रखना है। देन जीआई टैग की अगर हम बात करेंगे तो कमोडिटी कैश्यू है जो लोग ये गोवा के लिए दिया गया। एमएसपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया, और एमएसपी अनाउंस किया है रबी मार्केटिंग सीजन 2024 एंड 25। अब आप कहेंगे हम तो 2023 में हैं, तो अगेन ये मार्केटिंग सीजन की बात है। अगर रबी बोला जाएगा, सिर्फ रबी सीजन अगर बोला जाएगा तो फिर ये 2023 एंड 24 होगा। बट जनरली क्योंकि एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब जिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोक्योर करती है फार्मर से, तो वो मार्केटिंग है बेसिकली। तो वो 2024, क्योंकि जो रबी क्रॉप है वो कब हार्वेस्ट होगी, अप्रैल में, और अप्रैल में ईयर भी चेंज हो जाएगा। अभी डिटेल में आगे इसको देखेंगे। फाइनल एस्टीमेट ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो हमेशा अगस्त में आते थे, इस बार वो थोड़ा सा डिले, हम कह सकते हैं उसमें डिले हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको रिलीज़ किया गया है। जो हमारा टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो 329 मिलियन टन रहा, या 3296.87 लाख टन रहा। मेजर कमोडिटीज़ का देखेंगे तो राइस का 1357,
वीट का 1105, न्यूट्री सीरियल्स का मेज पल्सेस तूर। आप देख सकते हैं ओवरऑल आप देखेंगे तो थोड़ा सा डिक्रीज हमें यहाँ पे वीट में देखने को मिला है और पल्सेस में देखने को मिला है पिछले एस्टीमेट से। हालांकि पिछले साल की कंपैरिजन में बात करेंगे तो वीट का प्रोडक्शन ओवरऑल इंक्रीज हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर वीट का प्रोडक्शन बहुत डिक्रीज हुआ था। लास्ट ईयर कहने का मतलब है डेटा एक साल और पीछे, ओके, क्योंकि ये जो डेटा हम डिस्कस कर रहे हैं ये वीट वो वीट है जो इस बार अप्रैल में हार्वेस्ट हुआ था। कहने का मतलब 2022-23 का जो फाइनल एस्टीमेट है वो हमें अब पता चल चुका है, और ये पहले थोड़ा सा जल्दी आता था, अभी थोड़ा सा डिले ये हुआ है। सेकंड एडवांस एस्टीमेट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का रिलीज़ किया गया है, और आप देखेंगे इसमें जो सेकंड एडवांस एस्टीमेट के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पे एरिया दिया है और साथ ही साथ प्रोडक्शन दिया है। सेकंड एडवांस एस्टीमेट के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोडक्शन है वो 351 मिलियन टन है, और जो एरिया है वो 28.12 मिलियन हेक्टेयर है। ये हॉर्टिकल्चर का है, इसको भी थोड़ा सा आगे डिटेल में हम देखेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी कंडीशन थोड़ी सी अच्छी नहीं है, 111th रैंक हमें मिली है, और आपने देखा भी होगा इसका काफ़ी विरोध किया जाता है। देन फर्स्ट एवर याक मिल्क प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। खमटी राइस को अरुणाचल प्रदेश में जीआई टैग मिला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाया जस्ट टू इंक्रीज, और इस पर्टिकुलर सेक्टर में ग्लोबल डोमिनेंस को इंक्रीज करने के लिए इस कदम को उठाया गया। और जैसे आप देखेंगे ना बहुत सारे बोर्ड ऑलरेडी हैं, रबर बोर्ड है, कॉटन बोर्ड है, जूट रबर बोर्ड है, तो वैसे ही ये टर्मरिक बोर्ड भी बनाया गया, कोकोनट बोर्ड भी है। तो ग्लोबल रैंक इंडिया की हम देखेंगे तो वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रोडक्शन में सेकंड है, मिल्क प्रोडक्शन में हम फर्स्ट हैं, एग प्रोडक्शन में हमारी रैंक थर्ड है, पल्स प्रोडक्शन में फर्स्ट है, फिश प्रोडक्शन में थर्ड है। ये डिफरेंट रैंकिंग्स हैं जो पीआईबी में डिफरेंट डेट्स में आई, तो हमने इसको कंपाइल करके आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, लॉन्च कब की गई 17 सितंबर को। तो ये बेसिकली लोन के ट्रांच है, इसमें दिए गए 1 लाख एंड 2 लाख की। बेसिकली है क्या पीएम विश्वकर्मा स्कीम, ये 5 साल के लिए है। आर्टिजन्स को और जो हमारे रूरल एरिया में बेसिकली जितने भी काम करने वाले लोग हैं और जो किसी भी टाइप से आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को प्रिजर्व करे हुए हैं उनके लिए ये स्कीम है, और इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। देन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारी जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने फोकस किया कि एग्रीकल्चर में रिसर्च को और बढ़ावा देना है, और उन्होंने कहा कि रिसर्च इज़ अ वाइटल। और बेसिकली ये उन्होंने कब कहा, एक आप देखेंगे कॉन्फ्रेंस हुई, इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन फ्रॉम रिसर्च टू इम्पैक्ट, रिसर्च से अल्टीमेट उसका फील्ड इम्पैक्ट में, टूवर्ड जस्ट एंड रेजिलियंट एग्री फूड सिस्टम। आप देखेंगे रेजिलियंस की ही बात की जाती है हर जगह। क्यों बात की जाती है? क्योंकि आज के टाइम पे हमारे लिए सिर्फ टारगेट प्रोडक्शन इंक्रीज करना नहीं है, हमारे लिए टारगेट प्रोडक्शन इंक्रीज करना है बट रेजिलियंस विद द एनवायरमेंट, हमको एनवायरमेंट को डिग्रेड नहीं करना है। और ये किसने होस्ट किया था? आईसीआर ने एंड CGIAR ने के जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म ने। 4 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, अक्टूबर 9 to 12 के बीच में ये हुई, और इन्होंने वेलकम जेंडर रिसर्चर्स फ्रॉम 68 कंट्रीज़ को वेलकम किया बेसिकली। और एम क्या था? जो गैप है रिसर्च का और प्रैक्टिस का, रिसर्च कौन करते हैं? साइंटिस्ट, प्रैक्टिस कौन करता है? फार्मर। तो उनके बीच के जो गैप है उसको कैसे कम किया जाए, और इसके साथ साथ इसमें जेंडर इक्वालिटी एंड आप देखेंगे सोशल इंक्लूसिवनेस और रेजिलियंस फूड सिस्टम को कैसे डाला जाए। मतलब रिसर्च किसके ओरिएंटेड होगी? जेंडर इक्वल, सोशल इंक्लूसिव और रेजिलियंट फूड सिस्टम पे, और गैप को कम करना है रिसर्च करने वाले और जिसके लिए रिसर्च कर रहे हैं उन दोनों के बीच में। तो ये टारगेट रखा गया। इसके साथ साथ 16th एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस हुई, कोची में ये हुई बेसिकली। आप देखेंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी जो परषोत्तम रुपाला जी हैं, उन्होंने एम्फसाइज किया कि जो चैलेंजेस हमको मिल रहे हैं ड्यू टू द इंक्रीज्ड फूड डिमांड, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज, तो इन सारी चीज़ों को हमको लेके चलना है। अब देखेंगे जो इससे पहले अभी हमने बात की जिसमें प्रेसिडेंट हमारी गई थी कॉन्फ्रेंस में, उसमें भी किसकी बात की गई? रेजिलियंस विद एनवायरनमेंट या फिर फूड सिस्टम्स की, वही बात यहाँ पे भी की गई। मतलब जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जितने भी प्राइजेस होते हैं, जितना भी डिस्कशन होता है, उसकी जो मेन थीम होती है, सेंट्रल थीम होती है, वो रेजिलियंस या फिर सस्टेनेबिलिटी के आसपास ही होती है। ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था नास ने, एंड आप देखेंगे हमने पहले ही डिस्कस किया, कोची में ये हुआ था। और जो डिस्कशन था वो उसके टॉपिक क्या थे? मॉडर्न साइंटिफिक टूल्स एंड प्रैक्टिसेस, फिर से देखिए क्लाइमेट एक्शन, एडवांस इन द जीनोमिक्स
एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी। जब भी हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं, आईपीआर की बात करते हैं, तो इसमें सिर्फ ब्रीडर की या फिर रिसर्चर की बात नहीं होती है, इसमें फार्मर्स की भी बात होती है। क्योंकि भले ही किसी ने कोई वैरायटी डेवलप की, बट अल्टीमेटली उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? फार्मर। बार बार ग्रो फार्मर ही कर रहा है, तो फार्मर की वजह से ही वो बची हुई है, तो उसके रोल को भी रिकॉग्नाइज करना आईपीआर के अंदर आता है। की पॉइंट क्या थे इसमें? फोकस किया गया सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। कुछ भी कॉन्फ्रेंस होगी, कुछ भी चीज़ होगा, इस पर ज़रूर बात की जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट नाबार्ड का एग्जाम देने वाले हैं, मेंस एग्जामिनेशन, हालांकि रिजल्ट अभी नहीं आया है, जितने भी स्टूडेंट मेंस का एग्जाम देंगे उन सभी को ध्यान रखना है कि इस पे फोकस किया गया है सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम पे। ओके, ये हर एक चीज में ये एक पॉइंट है जो आपको हर जगह लगभग मिलेगा। एड्रेसिंग द पोल्यूशन थ्रेट, और ये पोल्यूशन थ्रेट आप देखेंगे एग्रीकल्चर की वजह से तो बहुत ज़्यादा होता है। गैसेस का इमिशन भी, चाहे फिर वो सॉइल पोल्यूशन हो, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, तो मतलब लगभग जितनी भी जगह पोल्यूशन हो सकता है वहाँ पे एग्रीकल्चर का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल फार्म प्रोडक्ट, तो ट्रेडिशनल फार्म प्रोडक्ट को भी जगह दी जाए, सो दैट कि थोड़ा सा जो हम कहते हैं नेचुरल फार्मिंग की तरफ भी इंक्रीज होगा, फार्मर की इनकम भी एडिशनल इंक्रीज होगी, और एक वो अनावश्यक प्रेशर उसके पास नहीं रहेगा। एक ये डेटा है, ये डिस्कस किया गया फूड ग्रेन डिमांड। आप देखेंगे इससे पहले भी जो यूनियन मिनिस्टर थे एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज के, श्री पुरुषोत्तम रुपाला जी, उन्होंने भी इसको मेंशन किया है। तो डॉक्टर हिमांशु पाठक जो अभी प्रेजेंट में DGICAR हैं, उन्होंने मेंशन किया कि जो इंडिया की फूड ग्रेन डिमांड है ये एक्सपेक्टेड है कि राइज करेगी 340 to 355 मेट्रिक टन्स बाय 2033। आने वाले 10 साल में जो हमारी फूड ग्रेन की डिमांड है, जितना हमारा प्रोडक्शन अभी है, लगभग उतनी हो जाने वाली है। तो आप समझ रहे हैं कि 10 साल में हमारा प्रोडक्शन और इंक्रीज़ होना चाहिए, एटलीस्ट जितना है अभी यहाँ से तो इंक्रीज़ होना ही चाहिए। बट अगर आप देखेंगे फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना बहुत एक चैलेंजिंग भी है, क्योंकि फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, आप देखते हैं क्लाइमेट के इम्पैक्ट से लास्ट ईयर 6 to 7 मिलियन टन रिडक्शन हुआ था ईल्ड में वीट की। तो अब आगे आगे ये भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये भी हमारे लिए चैलेंज इम्पोज होता जा रहा है। हालांकि जो सबसे अच्छी बात ये है कि अभी तक हम फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही देख रहे हैं। ओवरऑल फूड ग्रेन प्रोडक्शन डिक्रीज नहीं हुआ है, बट ग्रोथ रेट थोड़ा सा चेक ज़रूर हुआ है। एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस की हमने बात की, नास ने इसको कंडक्ट कराया था। सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो केरला कोच्चि में है, वहाँ पर ये हुई थी। वर्ल्ड एनिमल डे की जो हमने बात की थी 4 अक्टूबर को हमने सेलिब्रेट किया था। तो एक बॉडी है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, AWBI, ये की स्टैचुटरी बॉडी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। उन्होंने बेसिकली इस दिन को सेलिब्रेट किया और डिफरेंट कैटेगरी में उन्होंने अवार्ड दिए। इन अवार्ड के नेम या फिर इनको ये अवार्ड किनको मिले हैं वो बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको एक ये चीज़ समझनी है कि इन कैटेगरी में भी अवार्ड दिए जाते हैं, और वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया देता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के अंदर है। और वो अवार्ड के क्या नाम है? प्राणी मित्र अवार्ड, इंडिविजुअल प्राणी मित्र अवार्ड बेस्ड ऑन अगेन इनोवेटिव आइडिया पे। प्राणी मित्र अवार्ड शौर्य ब्रेवरी से रिलेटेड। प्राणी मित्र अवार्ड लाइफ टाइम एनिमल सर्विस। प्राणी मित्र अवार्ड एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। जीवन दया अवार्ड एंड जीवन दया अवार्ड। आप बेसिकली देखेंगे डिफरेंट कैटेगरी में 2 मेजर अवार्ड हैं, एक तो प्राणी मित्र अवार्ड है और दूसरा जीवन दया अवार्ड है। अगर ये 2 अवार्ड की कहीं से बात की जाए तो आप थोड़ा सा समझ पाएंगे कि ये बेसिकली उस फील्ड में, एनिमल हस्बेंड्री के फील्ड में रिकॉग्निशन देने के लिए इन अवार्ड को बनाया गया है, और देने वाला कौन है? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। देन सेकेंड एडवांस एस्टिमेट रिलीज हुआ फॉर द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की अगर हम बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर में आप सभी को पता है ओलेरिकल्चर आता है, यानी कि वेजिटेबल्स। देन आता है पोमोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ फ्रूट्स। तीसरा आता है फ्लोरिकल्चर, जिसको हम बोलते हैं फ्लावर्स के कल्टीवेशन को। तो बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स हैं जो हॉर्टिकल्चर के अंदर आती हैं। ये देखना और समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फिगर याद ना भी हो तो भी चलेगा, बट एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक तो हमारा टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन कितना, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। 2022 एंड 23 में प्रेजेंट में ये 351.92 है, और लास्ट ईयर ये 337 था। फ्रूट्स का देखिए टोटल प्रोडक्शन 108 है, वेजिटेबल का 212 मिलियन टन्स में है, प्लांटेशन का 16 है, पोटैटो का 60 है, ये पोटैटो को भी छोड़ देते हैं। आप देखिए मेजर 3 कैटेगरी यहाँ पे दी हैं, स्पाइसेस एंड कंडीमेंट्स मेंशन नहीं किया है, बट इन तीनों कैटेगरी में आप देखेंगे तीनों में सबसे ज़्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है? वेजिटेबल्स का। तो कभी ये क्वेश्चन, क्योंकि एक बार नाबार्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अरेंज कीजिए कि किसका
वॉल्यूम वाइज या वेट वाइज ज़्यादा होता है, तो वेजिटेबल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, देन फ्रूट्स का होता है, देन प्लांटेशन क्रॉप्स का होता है, बाकी स्पाइसेस का भी कम होता है, बट हालांकि वो प्लांटेशन से ज़्यादा है, वो आप एक बार देख सकते हैं। उसका रीज़न वो गार्लिक वगैरह ही है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टोटल हॉर्टिकल्चर का अगर आप देखेंगे एरिया एंड प्रोडक्शन में, ये ओवरऑल कंडीशन है। तो एरिया अभी जो सेकंड एडवांस एस्टिमेट है उसके अकॉर्डिंग 28.12 है, जिसमें आप डिक्रीज देख सकते हैं। प्रोडक्शन भी आप अगर देखेंगे तो ये बहुत अभी मिनिमम बड़ा है, हालांकि ये फर्स्ट टू सेकंड एडवांस एस्टिमेट है, फाइनल में हमें थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता है। ओवरऑल आप देखेंगे तो 10 मिलियन टन के अराउंड हर साल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीज हमने देखा है। अगेन चैलेंजेस जो एग्रीकल्चर के लिए हैं वो हॉर्टिकल्चर के भी हैं। कहने का मतलब है ये वाला जो इशू है, या फिर हम कह सकते हैं अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा डेटा एक साथ दे दिया है। जबकि ये सारे डेटा कभी जुलाई में, अगस्त में, सितंबर और नवंबर ऐसे आते थे, अक्टूबर में ऐसे आते थे। इस बार सारा का सारा डेटा अक्टूबर में आ गया। आप देखिए एमएसपी है, फाइनल एडवांस एस्टिमेट, सेकंड एडवांस एस्टिमेट हॉर्टिकल्चर का और फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट फूड गेन का। तो मतलब 4 टाइप के डेटा जो 4 डिफरेंट मंथ में आते थे एक साथ इस बार आए हुए हैं। फाइनल एस्टिमेट प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप जो भी हमने आगे डिस्कस किया था 329 मिलियन टन या फिर 3296.67 लाख टन है। आपको थोड़ा सा राइस एंड वीट का ज़रूर देखना है। तो राइस का 135 मिलियन टन, मैं मिलियन टन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बोलने में ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। वीट में 110 मिलियन टन है। पल्सेस में आप देखेंगे तो 26 है, ये थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। लास्ट टाइम ये 27 मिलियन टन था। लाख टन की अगर हम बात करेंगे तो 260.58 मिलियन लाख टन रहेगा। शुगर केन का आप देख सकते हैं 490, कॉटन का आप देखेंगे 336 लाख बेल्स। तो मेजर हमारे लिए फूड गेन प्रोडक्शन और राइस व्हीट का ट्रेंड थोड़ा सा समझना है। लास्ट ईयर से इंक्रीज हुआ है बट पिछले एडवांस एस्टिमेट से डिक्रीज हुआ है। जो थर्ड एडवांस एस्टिमेट था उसके अकॉर्डिंग हमारा व्हीट का प्रोडक्शन 112 मिलियन टन के अराउंड था, जो अभी ये 110 मिलियन टन हो गया है। मतलब अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट को। फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट में अगर आप देखेंगे जो फूड गेन प्रोडक्शन है वो हमारा 148.69 लाख टन है, यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं 148 मिलियन टन। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अभी तो हमने जैसे इससे पहले डिस्कस किया वो तो अराउंड 330 मिलियन टन था, ये इतना कम कैसे है फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट। तो बेसिकली ये सिर्फ खरीफ सीजन के लिए है। तो खरीफ सीजन मतलब जो अभी हमने खरीफ सीजन में क्रॉप्स ग्रो करी थी और उनकी हार्वेस्टिंग चल ही रही है बेसिकली, उसका ये एक एडवांस एस्टीमेट है। इसमें रबी की क्रॉप्स इंक्लूडेड नहीं है, रबी सीजन की इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए ये कम है। और आप देखेंगे बाद में ये लगभग डबल हो जाता है। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बेसिकली देखनी होती है कि ओवरऑल है प्रोडक्शन कितना, बाकी इसमें आप देखेंगे सारी ही चीज़ें इंक्रीज होंगी। आप राइस भी देखेंगे तो ये 1063 लाख टन ही अभी है। ओके, देन इसके बाद अगर आप देखेंगे उपज पोर्टल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया, तो उसमें ये सारा का सारा डेटा रियल टाइम अपडेट होता जा रहा है। मतलब आगे से अगर आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी कभी भी आपके माइंड में आती है तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती थी। अब बहुत इजी है कि उपज पोर्टल में जाना है, वहाँ पे सारी चीज़ें क्रॉप वाइज, सीजन वाइज, एस्टीमेट वाइज आपको मिल जाएंगी। तो अभी जो लेटेस्ट एस्टीमेट है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वहीं से मैंने ये स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं। देन आप देखेंगे 9 ईयर ऑफ अचीवमेंट रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने सेलिब्रेट किए। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है ग्रामीण विकास के लिए या फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए हम कह सकते हैं प्रतिबद्ध है। और उनकी जो एक मेजर स्कीम है DNRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। और जब से इस स्कीम को लागू किया गया, हालांकि ये स्कीम पहले भी थी, तब से 7.33 करोड़ वुमेन्स को मोबिलाइज किया गया है SHGs में। और अभी तक जो लोन दिया गया उनको वो भी 7.22 लाख करोड़ है। और आप समझिए इतना ज़्यादा लोन देने के बावजूद यहाँ पे जो NPA है वो सिर्फ 1.88% है। अब जो दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, ये स्कीम बेसिकली फोकस करती है जो रूरल एरिया में विमेन रहती हैं उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जेंडर इक्वलिटी की बात भी होती है, वर्क में कैसे वो बेटर कर सकती हैं, उसके साथ साथ लाइवलीहुड कैसे क्रिएट कर सकती हैं, और साथ ही साथ कैसे उनको फाइनेंशियली लिटरेट किया जा सकता है, फाइनेंशियली इंक्लूड किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें। और ये सेल्फ हेल्प के थ्रू ही होती हैं, वो आपस में खुद से करती हैं और गवर्नमेंट बेसिकली सारी असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने टारगेट किया है 10 करोड़ SHGs दीदी बनाने का टिल दिसंबर, और मेक एटलीस्ट 2 करोड़ दीदीज एस लखपति दीदी। और लखपति दीदी मतलब कि एटलीस्ट 2 करोड़ जो SHG विमेन हैं वो
कम से कम एक साल में 1 लाख रुपए एज ए लाइवलीहुड या फिर हम कह सकते हैं इनकम जनरेट कर सकें। देन दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो कि रूरल एरिया में कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस से रिलेटेड है। पहले ये स्कीम का टारगेट ये 2020 था, जिसको इंक्रीज करके 2024 कर दिया गया है। 3.21 करोड़ हाउसेस ऑलरेडी बना दिए गए हैं। असिस्टेंस भी 2.4 लाख करोड़ की अभी तक दी गई है। इसके बाद है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो एक रोड कंस्ट्रक्शन के लिए स्कीम है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पुरानी स्कीम है। 2000 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। प्रेजेंट में इसका 3rd फेज चल रहा है। आप देखेंगे 7.44 लाख किलोमीटर की रोड ऑलरेडी बनाई जा चुकी है और 1.62 लाख रूरल हैबिटेशंस को आपस में कनेक्ट किया जा चुका है इस स्कीम के माध्यम से। नरेगा में आप देखेंगे 2644 करोड़ परसेंटेज दिए गए हैं। ओवरऑल आपको पता है ये डिमांड ड्रिवन एक प्रोग्राम है जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है। और आप देखेंगे अभी एज अ वाटर स्टोरेज इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की गई जिसको हम बोलते हैं अमृत सरोवर। और इस अमृत सरोवर में, हालांकि ये तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ मिलकर इसमें काम कर रही हैं, बट रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसमें कह सकते हैं कि एक नोडल या फिर सबसे आगे वो इसमें वर्क कर रही हैं अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। देन एसएचजी लखपति दीदी, अभी आपको पता है कि एसएचजी लखपति दीदी क्या है। एसएचजीज के डेवलपमेंट के लिए ओवरऑल या फिर एटलीस्ट 1 लाख वुमेन एक साल में 1 लाख रुपीज़ की उनका लाइवलीहुड जनरेशन या इनकम जनरेशन हो सके, उसकी बात करते हैं। सरस मेला क्या है? बेसिकली जो एसएचजीज जहाँ पे अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, तो वो एसएचजी मेला कंडक्ट किया गया। साध्वी निरंजना ज्योति जी ने बेसिकली इसको इनॉग्रेट किया। आप देखेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द रूरल डेवलपमेंट है, सो दैट कि जो पॉपुलर सरस मेला है बहुत डिफरेंट लोकेशन में होता रहता है। बेस्ट ऑफ क्राफ्ट बाय द रूरल एसएचजी वुमेन एट गुड़गांव, दिस टाइम ये कहाँ पे हुआ? गुरुग्राम में। तो बेसिकली उन्होंने अगेन वही सारी चीज़ें फोकस की जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 2 करोड़ लखपति दीदी सून फ्रॉम नवंबर 10। नाउ 10 करोड़ लार्ज फैमिली ऑफ एसएचजीज दीदीज ऑफ दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसमें से कि 2 करोड़ को तो लखपति दीदी बनाना ही है। और ये मेला ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज NIRDPR ने। इसके बाद आप देखेंगे NRLM का जो मेजर फोकस है या मिशन है वो यही है, सोशल मोबिलाइजेशन, कि रूरल एरिया में जितनी भी विमेन हैं उनको मोबिलाइज किया जा सके। प्रमोशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ सेल्फ मैनेज, आपस में ही मैनेज उनको करना है। एंड फाइनेंशियली सस्टेनेबल, मतलब वो आपस में लेन देन भी कर सकें और कुछ ऐसा भी काम कर सके जिससे कि वो कुछ उनकी इनकम जनरेशन हो, तो मतलब सोर्स ऑफ लाइवलीहुड जनरेट कर सके। फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ रूरल पीपल, सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड सोशल इंक्लूजन इन द सोशल डेवलपमेंट एंड कन्वर्जेंस, तो ये टारगेट है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो ये थी ओवरऑल चीज़ें जो अक्टूबर मंथ में बेसिकली चीज़ें हुई हैं। इंपॉर्टेंट बहुत शॉर्ट में टू द पॉइंट मैंने आपको चीज़ें डिस्क्राइब की हैं। आई होप कि मैंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया होगा और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। बट ओवरऑल अगर आप इंपॉर्टेंस देखेंगे, 4 इंपॉर्टेंट डेटा इस बार रिलीज़ हुए हैं, वो थोड़ा सा आपको देखने हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस मंथ, मतलब लास्ट मंथ अक्टूबर 2023 एग्रीकल्चर करंट अफेयर। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।